नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थ ICS पर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा जीवाणु पर है। आज की क्लास में हम जीवाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं जीवाणु पर क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवाणु होते क्या हैं। जीवाणु, अगर हम बात करें, जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी उनमें जो पहले जीवों का निर्माण हुआ था तो उनमें से एक है कौन? जीवाणु। जीवाणु की जो संरचना होती है एकदम सरलतम होती है। ओके, जीवाणु एक कोश की होते हैं। अधिकतर जीवाणु एक कोश की होते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो बहुकोश की होते हैं। एक इसका उदाहरण हम ले सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे जीवाणु होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। ओके, तो जीवाणु सरलतम होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। साथ ही साथ कुछ अपवाद के रूप में आप ले सकते हैं कि वो बहुकोशिकीय होते हैं। साथ ही साथ किस तरह की कोशिका होती है उनमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है। तो हम संपूर्ण मिला जुला कर हम बोल सकते हैं कि जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सरलतम जीव हैं। ओके, आप अच्छे से याद रखना इसे। अगर हम बात करें कि जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा, तो जीवाणु को सबसे पहले एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहोक, अच्छे से इस नाम को याद रखेंगे, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु को सबसे पहले देखा और इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान के जनक, ये भी याद रखना है आप लोगों से, एग्जाम में पूछता है जीवाणु विज्ञान के जनक, या इंग्लिश में बोलेगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो कौन हो जाएंगे? ल्यूवेनहोक बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं। जबकि नामकरण अगर आपसे पूछे कि इसका नामकरण जो दिया है जीवाणु या जिसे बैक्टीरिया हम कहते हैं, बैक्टीरिया किसने कहा? तो एहरेनबर्ग ने इसका नामकरण किया। और एक वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने बताया कि किण्वन की जो क्रिया होती है, किण्वन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें चीज़ें, कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है? अपघटित होता है, उसे हम किण्वन कहते हैं। और किण्वन की अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है, ये बताया था लुईस पास्चर ने। ये नाम काफ़ी प्रसिद्ध नाम है रॉबर्ट कोच का। आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। रॉबर्ट कोच ने ही केंद्रक की खोज की थी। तो यही वे रॉबर्ट कोच हैं जिन्होंने बताया कि जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया जा सकता है, यानी जीवाणु को इकट्ठा करके आप रख सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं। और रॉबर्ट कोच ने बताया कि जीवाणु एक रोगाणुनाशक है, रोगाणु है। जीवाणु एक रोगाणु है। रोगाणु का मतलब एक ऐसा अणु जो रोगों को फैला दे। ये किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। ओके, रॉबर्ट कोच ने बताया कि जीवाणु से कॉलेरा इत्यादि, टीबी जैसे आप तपेदिक बोलते हैं, कॉलेरा, ये सारी बीमारियां जीवाणुओं से होती हैं। किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। लिस्टर नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि जीवाणु के प्रतिरोधी मत प्रदान किया। लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जीवाणु को अगर हम किसी जीव में इंजेक्ट कर दें तो उससे उस तरह की बीमारियां होना कम हो जाएंगी। इसी से क्या आया? टीका जो होता है, वैक्सीनेशन, वो इसी मत पर आधारित है, रोग प्रतिरोधी मत। तो आपसे पूछ सकता है जीवाणु से संबंधित प्रतिरोधी मत किसने प्रदान किया? तो लिस्टर ने जीवाणु से संबंधित प्रतिरोधी मत प्रदान किया और उसी से आगे चलकर टीका बन पाया। और
हम आज किसका अध्ययन कर रहे हैं? जीवाणु का। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणु का या जीवाणु का अध्ययन करते हैं उसे हम जीवाणु विज्ञान या इंग्लिश में बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। आप अच्छे से याद रखना है जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी क्या है। नाम से स्पष्ट है, ऐसा विज्ञान की शाखा जो आपको बैक्टीरिया के बारे में बता रही हो, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। आइए हम संरचना की बात करते हैं। संरचना के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो आपका जीवाणु है उसमें कोशिका भित्ति भी उपस्थित है और कोशिका झिल्ली दोनों ही उपस्थित हैं। लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति होती है पादपों से बिल्कुल अलग होती है। पादपों में आप देखेंगे सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड, जिसे आप म्यूरिन भी कहते हैं, ये नाम अच्छे से याद रखना। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है किसमें? जीवाणु में, बैक्टीरिया में। और इसमें डीएनए उपस्थित होता है। ओके, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए भी आपको देखने को मिलता है। इसमें जो भरा हुआ द्रव है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव है। और इसमें राइबोसोम स्वतंत्र रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या होता है? प्रारंभिक केंद्रक, जो जीवन की उत्पत्ति के समय आपको केंद्रक देखने को मिलते हैं उनको न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड की एक बात याद रखना आप सभी, क्या न्यूक्लियोइड के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती। आपने अगर एक सुविकसित केंद्रक देखेंगे कोशिका का, मान लीजिए ये केंद्रक है, तो उसके चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ आपको कोई केंद्रक झिल्ली देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या अविकसित केंद्रक होता है जीवाणुओं में। साथ ही साथ इसके चारों ओर रोम छिद्र होते हैं, रोम होती है और उनमें छिद्र होते हैं। इनसे क्या करता है? ये पोषण करता है, साथ ही साथ प्रजनन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कसाबिका, कसाबिका का अर्थ है, सीधी सी बात है, इसमें एक पूंछ टाइप की होती है जिससे वो क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकता है कसाबिका की सहायता से। तो ये संरचना आपके सामने क्लियर है, अच्छे से समझ लेना, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं? नहीं होता। हम पिछली क्लासेस में प्रोकैरियोटिक कोशिका को अच्छे से पढ़ कर आए हैं। मैंने एक बात बताई थी, आज भी बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक यानी प्रो का मतलब पुरानी, यूकैरियोटिक यानी युवा। समझना, प्रो यानी पुरानी, यू का मतलब युवा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो पुरानी क्लासेस को देख लें। ओके, तो ये आपको सभी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब हम जानते हैं जीवाणु के वर्गीकरण के बारे में। जीवाणु का वर्गीकरण हम सामान्यतः आकार के आधार पर करते हैं। आकार, जीवाणु अलग अलग आकार के होते हैं, उन्हीं आकार के आधार पर जीवाणु का वर्गीकरण किया जाता है। एक होते हैं आपके कोकस, कोकस, ये होते हैं गोलाकार, गोलाकार इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर एक इस तरह का जीवाणु है तो उसे मोनोकोकस या माइक्रोकोकस कहा जाता है। अगर दो इस तरह से एक साथ में जीवाणु है तो उसे डिप्लोकोकस कहा जाता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे एक प्रकार के जीवाणु जिनकी आकृति कैसी होती है, गोल होती है, उन्हें कोकस या गोलाकार जीवाणु कहा जाता है। दूसरे होते हैं आपके स्पाइरल या सर्पिलाकार।
दूसरे होते हैं आपके सर्पिलाकार। ऐसे जीवाणु जिनकी आकृति कुछ स्पाइरल जैसी होती है उन्हें हम सर्पिलाकार कहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आकृति होती है इनकी। ओके, इस तरह के जो जीवाणु होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? सर्पिलाकार जीवाणु कहते हैं। याद रखना। एक होते हैं रॉड के आकार के, रॉड या बेलन के आकार के, बेलनाकार। ओके, कुछ इस तरह के, इस तरह के जीवाणुओं को आप रॉड या बेलनाकार जीवाणु के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ कुछ जीवाणु कुछ इस तरह के होते हैं, कोमा। आपको लगेगा कि कोई कोमा के जैसे हैं, कोमा आकार, कोमा जैसे, कोमा के आकार के। ठीक है, तो हमने जाना जीवाणु एक होते हैं गोल जिन्हें हम कोकस कहते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं सर्पिलाकार, इस तरह से आपके सामने चित्र बनाया हुआ है, कुछ रॉड या बेलनाकार होते हैं। ओके, जिसे आप बैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैसिलस। जो रॉड या बेलनाकार होते हैं आप उसे बैसिलस बोलते हैं, और कुछ होते हैं कोमा के आकार के। याद रखिए, इस तरह से हमने आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण कर लिया। अब हम जीवाणु के पोषण के संबंध में जानेंगे। उसमें भोजन के स्तर के आधार पर जीवाणु को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? जीवाणु का पोषण। ओके, जीवाणु के पोषण की बात करने वाले हैं। तो जीवाणुओं में दोनों तरह का पोषण होता है। कौन कौन से दोनों तरह का? तो आप बात करेंगे जीवाणु स्वयंपोषी भी होते हैं, साथ ही साथ जीवाणु विषमपोषी भी होते हैं। जीवाणुओं में स्वयंपोषी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जीवाणु अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा होता है रासायनिक या रसायन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। याद रखना। अब आप कह रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण, जबकि ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसमें हरित लवक नहीं होता। एकदम सही बात है, जीवाणु में हरित लवक नहीं होता, हरित लवक अनुपस्थित होता है। ओके, अब आप कह रहे होंगे कि ठीक है भैया, हरित लवक अनुपस्थित है और प्रकाश संश्लेषण भी कर रहा है, ये कैसे संभव है? तो जीवाणुओं में एक अलग तरह का लवक पाया जाता है जिसे जीवाणु हरित लवक के नाम से जानते हैं आप लोग। इसकी संरचना अन्य हरित लवकों से बिल्कुल अलग होती है। जीवाणु हरित लवक के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और रसायन संश्लेषण क्या होता है? रासायनिक तत्वों और अकार्बनिक तत्वों को मिलाकर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनसे ऊर्जा का निर्माण होता है, उसी को आप रसायन संश्लेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे विषमपोषी के बारे में। विषमपोषी जीवाणुओं में विषमपोषी के कौन कौन से स्तर देखने को मिलते हैं आपको? परजीवी,
परजीवी का अर्थ है दूसरे जीवों पर निर्भर रहना। ऐसे जीवाणु भी देखने को मिले हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। ये रोगजनक होते हैं। कैसे होते हैं? रोगजनक। जितने भी रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं ना, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? परजीवी। ओके। परजीवी के अलावा दूसरे होते हैं सहजीवी। सहजीवी। सहजीवी का अर्थ है जब दो जीव जब दो जीव एक साथ मिलकर रहें तो उसे हम सहजीवी कहते हैं। सहजीवी में कोई रोग नहीं फैलता, एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाता। याद रखना, सहजीवी में कोई भी रोग नहीं फैलता और ना ही एक दूसरे को हानि पहुंचाता। जैसे कोई एक जीवाणु है और दूसरा कोई एक और जीव है, मान लीजिए जैसे हमने ए नाम दे दिया, जीवाणु और ए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये सहजीविता का एक उदाहरण है। एक होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ऐसे जीवाणु जो मृत सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। तो आपने स्पष्ट रूप से देखा कि विषमपोषी की 3 स्तर आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। ये तीनों के तीनों स्तर जीवाणु के भोजन के अंतर्गत आते हैं, पोषण के अंतर्गत आते हैं। अच्छे से याद रखना। अब हम जीवाणुओं में प्रजनन की बात करेंगे। जीवाणुओं में प्रजनन सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन होता है। होने को दोनों ही प्रकार से होता है, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार का प्रजनन देखने को मिलता है, जबकि अधिकतर जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक ही होता है। और इसमें अलैंगिक कौन सा? विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन प्रजनन देखने को मिलता है। विखंडन प्रजनन क्या होता है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एक कोई जीवाणु है, ओके, उसके अंदर जो डीएनए भरा है वो क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा यहाँ से, और अगली स्टेज में कुछ इस तरह से हो जाएगा। धीरे धीरे आके आके ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा और 2 नए जीवों का, यानी कि 2 नए जीवाणुओं का निर्माण होता है। उसे हम विखंडन कहते हैं। और ये विखंडन बहुत तेज होता है, बहुत तेज। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप 5 से 6 मिनट, लगभग 5-6 मिनट एक जीवाणु को, एक बैक्टीरिया को छोड़ देंगे तो वो अपने से लगभग 10 लाख, एक बैक्टीरिया अपने से लगभग 10 लाख नए बैक्टीरिया बना देगा। जो भोजन खराब होता है सामान्यतः उसका यही कारण है, बैक्टीरिया। ओके। जीवाणु में लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो लैंगिक प्रजनन को पढ़ने से पहले 2 बात स्पष्ट याद रखना। ना तो इसमें जाइगोट का निर्माण हो रहा, ना ही इसमें निषेचन होता। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, ना जाइगोट का निर्माण हो रहा, ना निषेचन हो रहा, तो इसमें प्रजनन कैसे हो रहा? वो भी लैंगिक प्रजनन। ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन इसमें संयुग्मन के द्वारा होता है। दूसरा जीन वाहन, जीन वाहन के द्वारा होता है, या फिर रूपांतरण के द्वारा होता है। इनके द्वारा जीवाणु में लैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। संयुग्मन का अर्थ है एक
जब एक जीवाणु दूसरे जीवाणु के पास में आएगा, जैसे मान लीजिए एक जीवाणु ये है और दूसरा जीवाणु ये है, जब ये दोनों पास में आते हैं तो इनके बीच में एक नलिकाकार संरचना बन जाती है, जिससे आनुवांशिक पदार्थ एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी को कहते हैं संयुग्मन। जीन वहन क्या होता है? जैसे आपने एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पढ़ा होगा। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? एक बैक्टीरिया कोशिका को खाता है, फिर दूसरे को खाता है। यानी कि कोई एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, ये दोनों ही किसकी कोशिकाएं हैं? ये दोनों ही बैक्टीरिया हैं। ओके, ये दोनों ही क्या है? बैक्टीरिया 1 और 2, समझ लेना। अब एक वायरस आता है, एक वायरस है जो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, या इस, ठीक है, और फिर यहाँ से जब इसके साथ कुछ इसका डीएनए लग जाएगा और जब ये इसके पास पहुँचता है और इसको भी इन्फेक्ट कर देता है, तो क्या हो रहा है? वायरस इसके आनुवांशिक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। इस तरह से इसमें जीन वाहन के द्वारा क्या हो रहा है? लैंगिक प्रजनन। तो ये सब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाने चाहिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ओके, अब हम जीवाणु से होने वाले लाभ एवं हानि की बात करेंगे। क्या हमें जीवाणु से कोई लाभ होते हैं? अगर होते हैं तो वे क्या हैं, और हानि होती है तो वह क्या है? तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जीवाणु से होने वाले लाभ की बात करते हैं। तो जीवाणुओं के द्वारा भूमि की उर्वरता, भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। जो हमारी भूमि है उसकी उर्वरता में, फर्टिलिटी में जो है वृद्धि को किसके द्वारा होती है? कई जीवाणुओं के द्वारा होती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आप इस पॉइंट को इससे भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फसलें होती हैं, उनको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर हुआ, राइजोबियम हुआ, नाइट्रोबैक्टर हुआ, इत्यादि जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। साथ ही साथ जैसे हम दूध से दही बनता है, वो भी एक इसका लाभ है। दूध से दही बनना, एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है, जिसे आप लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। मान लीजिए यदि लैक्टोबैसिलस ना होता तो आप केवल दूध का ही स्वाद जानते, दही नहीं खा पाते, ठीक है ना। इसके अलावा किण्वन क्रिया। अब आप कहेंगे किण्वन किस तरह से लाभदायक है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, किण्वन एक औद्योगिक अभिक्रिया या प्रक्रिया के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है। जैसे चमड़ा उद्योग हुआ, आपके जितने भी पनीर संयंत्र केंद्र या डेयरी उद्योग हुआ, इसके अलावा भी किण्वन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। याद रखना, किण्वन के द्वारा उससे हमें काफ़ी सारे लाभ होते हैं। जैसा कि हमने अभी क्लास में पढ़ा था, ऐसे जीवाणु होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि ये सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं? अपघटन करने का जो काम करते हैं। मृतोपजीवी जो होते हैं वो भी एक हमारे लिए लाभदायक है। मान लीजिए कोई जीव है, उसकी मृत्यु हो गई और वो अगर वैसा का वैसा रहे, अपघटित ना हो, तो उससे क्या होगा?
काफ़ी सारा प्रदूषण होगा, जैसे दुर्गंध आएगी, उससे वायु प्रदूषण होगा, जहरीली गैस निकलेंगी, तो वो सब अपघटित कर देते हैं, याद रखेंगे। तो ये इससे होने वाले, इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ हैं। अब हम जीवाणुओं से होने वाली हानि के बारे में बात करते हैं। हानियाँ, तो जीवाणु से होने वाली हानियों के बारे में आप अच्छे से समझते हैं कि जीवाणु रोगजनक है। जीवाणु क्या है? रोगजनक। जीवाणु से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, चाहे तो वे वनस्पति में हो, पादपों में, चाहे वे जंतुओं में, और हम में भी होने वाले, हम भी क्या हैं? जंतु हैं। जंतुओं में होने वाले रोग। अब हम रोगों को एक एक करके समझने वाले हैं। जानते हैं अब जीवाणु से होने वाली हानियों की। जीवाणु के से होने वाली हानियों में सबसे पहली एक हानि होती है कि वो भोजन को, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको जल्दी से सड़ा गला देते हैं और ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा जीवाणुओं से कई सारे रोग होते हैं जो परजीवी जीवाणु होते हैं, वो रोगजनक होते हैं। अभी हमने देखा था। तो पादपों में होने वाले रोगों की बात करते हैं तो नींबू का कैंकर रोग कौन से जीवाणु से होता है? तो ज़ैंथोमोनास सिट्री। देखो सिट्री आप अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो ध्यान रखना। नींबू में एक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो वो उसको दर्शा रहा है। ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा कौन सा रोग होता है? नींबू का कैंकर रोग होता है। नींबू का सैतिल रोग जो होता है स्यूडोमोनास के द्वारा होता है, अच्छे से याद रखना है। गेहूं का टुडू रोग, गेहूं का टुडू रोग होता है कैरिनो बैक्टीरियम टिट्रिकी, और गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है? टिट्रिकम एस्टिवम। तो टिट्रिकी वो उसको दर्शा रहा है, याद रखना, कॉरिनो बैक्टीरियम टिट्रिकी। सेब का अग्नि नीरजा रोग, याद रखना, आपसे सीधा पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया है कि अग्नि नीरजा रोग किसमें लगता है? तो सेब का अग्नि नीरजा रोग एक जीवाणु जनित रोग है, याद रखना। इर्बिनिया नामक जीवाणु से सेब में अग्नि नीरजा रोग होता है। और चावल का अंगमारी रोग, ये भी याद रखना कि अंगमारी रोग किसमें होता है? तो चावल में होता है, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। चावल का वनस्पतिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा, तो वो उसको दर्शा रहा है, याद रखना। फलों का क्राउन गॉल, फलों का क्राउन गॉल रोग भी एक जीवाणु जनित रोग होता है, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा ये फलों में होता है। अब हम बात करते हैं पशुओं में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न कैसे पूछेगा? याद रखना कि इनमें से कौन सा एक रोग बैक्टीरिया से होता है? तो काला पैर रोग, ये पशुओं में, या जैसे गाय, भैंस, भेड़, इनमें होने वाले रोग हैं। काला पैर रोग, एंथ्रेक्स रोग, गलघोंटू रोग, गलघोंटू रोग, संसर्गी रोग, संसर्गी रोग या संसर्गी गर्भपात रोग होता है। इसमें क्या होता है? कोई भी जो पशु है उसका गर्भपात हो जाता है। थनैला रोग, ये जो दुधारू पशु होते हैं उनसे संबंधित होता है, उनके थन में होने वाला रोग होता है थनैला रोग। तो ये पशुओं से होने वाले प्रमुख रोग हैं और ये उनके कारक यानी कि बैक्टीरिया जिनके द्वारा ये रोग होते हैं। तो ये प्रमुख रोग आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। आइए अब हम बात करने वाले हैं मानव में होने वाले बैक्टीरिया से रोग। बैक्टीरिया से कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं मानवों में? तो सबसे पहले हम हैजा की बात करेंगे। हैजा
एक ऐसा रोग होता है जो जिसके कारण व्यक्ति में उल्टी, दस्त ये सब होने लगते हैं। इसका जो जनक है विब्रियो कॉलेरी। याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला तो हैजा जो है, हैजा किस कैसे होता है या किसको प्रभावित करता है, तो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और कॉलेरी विब्रियो नामक बैक्टीरिया से ये फैलता है। अब हम बात करते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक रोग से फैलता है। याद रखना, ये क्या होता है आप लोगों को अच्छे से याद होगा, कभी ना कभी किसी के देखा भी होगा। हमारे जो गला है, गले में टॉन्सिल बढ़ जाना, हमारे श्वसन तंत्र में और नाक से संबंधित ये रोग है डिप्थीरिया। और ये किससे होता है? ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। सुजाक जैसे गोनोरिया या गोनेरिया के नाम से आप जानते हैं, गोनोकोकस गोनेराही के द्वारा होता है। और ये जो है ये यौन संक्रमण के अंतर्गत आता है, यानी यौन रोग है ये। ओके, याद रखना है अच्छे से आप लोगों को। ये हमारे मानवों के गुप्त अंगों में होने वाला एक रोग है, याद रखिए। कोढ़ या जिसे कुष्ठ के नाम से आप जानते हैं, इंग्लिश में इसे लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी जो है त्वचा से संबंधित एक रोग है। त्वचा पर फोड़े जैसे हो जाते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कुष्ठ रोग होता है, अच्छे से याद रखेंगे सभी। प्लेग जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? ब्लैक डेथ। प्लेग एक बार प्राचीन टाइम में प्लेग जो है एक महामारी के रूप में फैली थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो वही प्लेग है। प्लेग बैसिलस पेस्टिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बैसिलस पेस्टिस के द्वारा होने वाला एक रोग है प्लेग, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया साधारण रोग के रूप में आपने देखा होगा, लोगों में होता रहता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यह हमारे श्वसन तंत्र और फेफड़ों से संबंधित रोग है, याद रखिए। अंग को भी पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। सिफिलिस भी एक यौन रोग है। मानव के यौन संबंध बनाने से ये रोग फैलता है। साथ ही साथ ये हमारे गुप्तांगों में होने वाला एक रोग है, जिसका जो जनक क्या है? ट्रेपोनोमास पैलिडम। ट्रेपोनोमा पैलिडम सिफिलिस का कारण है। ट्रेपोनोमा पैलिडम क्या है? एक जीवाणु है। टाइफाइड, ये बहुत ज़्यादा होता है रोग। टाइफाइड जैसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे? आंत्र ज्वर, मियादी, ये इसके अन्य नाम हैं टाइफाइड के। टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होने वाला एक रोग है। इसके द्वारा नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये हमारे आंत यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाला एक, पाचन तंत्र से होने वाला एक रोग है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। समझ गए होंगे आप लोग। तपेदिक, जिसे आप टीबी कहते हैं शॉर्ट में, टीबी। तपेदिक जो होता है टीबी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये अच्छे से याद रखना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। टीबी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। ओके, इसका फर्स्ट स्टेज में इलाज हो सकता है, लेकिन बाद में नहीं हो सकता। लेकिन भारत सरकार ने काफ़ी पहले ही एक लक्ष्य रखा था कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। ओके, ये लक्ष्य है भारत का। ओके, टिटनेस
टिटनेस एक ऐसा रोग है, इसका टीका है, अगर समय पर आप टीका लगवा लेते हैं तो वही उसका बचाव है। टिटनेस हमारी तंत्रिका तंत्र से होने वाला, टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है ये रोग। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के द्वारा होता है। देखो इसका नाम टेटनी है यहाँ पर, टेटनी, टेटनेस। काली खांसी हीमोफिलस परट्यूसिस के द्वारा होने वाला एक रोग है। ये सभी रोगों को अच्छे से याद रखना, ये सभी जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। एग्जाम में सीधा भी पूछ सकता है कि जीवाणु से होने वाला एक रोग बताओ, या आपसे पूछ सकता है कि टिटनेस एक रोग है, वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो आप नाम याद रखिए, उसमें टेटनी मिलेगा आपको। दूसरा प्रश्न हो सकता है आपका कि टिटनेस एक रोग है, वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को आपसे पूछ सकता है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, आपसे पूछ सकता है। कुष्ठ रोग किससे फैलता है, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं, और ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है। तो इस तरह से हमने जीवाणु की सारी जानकारी लेने का प्रयास किया है, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि इस क्लास से संबंधित कोई डाउट आता है तो डाउट को कृपया कमेंट में लिखें, आपको उचित जवाब मिलेगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।